मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बीएड के बाद अपने करियर में क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका बीएड कंप्लीट है या फिर अगर आपका बीएड अभी चल रहा है तो भी आपके लिए यूज़फुल है। चल रहा है इसलिए यूज़फुल है ताकि आप थोड़ी सी आगे की प्लानिंग कर पाओ। ठीक है, और जिनका हो चुका है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बीएड के बाद सिर्फ शादी एक ऑप्शन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको करियर में भी करना है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहूँगी। ठीक है, बिल्कुल मैंने जैसे कि आंसर्स में बताती हूँ ना, वैसे मैंने इसमें भी एक सारणी बना के रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आपका बीएड हो चुका है, ओके, तो बीएड हो गया है तो आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में प्राथमिक शिक्षक हो गया, माध्यमिक शिक्षक हो गया, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, निजी का तो खैर आप इंटरव्यू वगैरह के थ्रू कर सकते हैं, बट मैं सरकारी की बात करूँ तो सरकारी के लिए आपको सीटेट एक एग्ज़ाम होती है। ठीक है, सीटेट जो होती है उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए अलग अलग है। प्राइमरी के लिए डीएलएड चाहिए रहता है और सेकेंडरी जो सेकेंड पेपर है उसके लिए बीएड चाहिए होता है। ठीक है, इसमें आपका 6th से लेकर 10th क्लास तक जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं बीएड सीटेट में। ठीक है, इससे आपका जो केवीएस होता है उसके एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। ठीक है, केवी की जो एग्ज़ाम्स होती है या फिर जो भी सेंट्रल स्कूल होती है जैसे नवोदय हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी स्कूल है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, एस टेट की बात करूँ, अगर मैं एमपी की बात करूँ तो आपके पास एमपी टेट एक एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, एमपी टेट एग्ज़ाम जो है वो इसी के एग्ज़ाम है। ठीक है, स्टेट टेट में और भी टेट होती है, जैसे आप राजस्थान की दे लो, कहीं की भी दे लो। ठीक है, तो वो टेट एग्ज़ाम होती है, उसमें भी आपके प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्राथमिक आप लोग सभी को पता है ना, 1 से लेकर 5th क्लास तक होता है, माध्यमिक 6 से लेकर 10th तक होता है, उच्च माध्यमिक 11th और 12th होता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ भैया, बीएड वाले 6th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 6th से लेकर 12th तक के बच्चे। ठीक है, और 6th से लेकर 10th तक के बच्चे जो होते हैं वर्ग 2 में आते हैं, वर्ग 2 बोलते हैं उसको। ठीक है, वर्ग 2 की एग्ज़ाम जो होती है एस टेट की बात करूँ अगर मैं, और 11th-12th के बच्चे आते हैं वर्ग 1 में। ठीक है, वर्ग 1 के बच्चे आएंगे इसमें 11th-12th में, और इसके अलावा इनका वेतनमान भी उसके हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं तीनों। प्राथमिक के लिए तो आप एलिजिबल हो ही नहीं, तो इसलिए मैंने बताया ही नहीं। हाँ, और वर्ग 1 में देख लीजिए, वर्ग 1 की अगर जब हम बात करें तो वर्ग 1 के लिए जैसे अभी एग्ज़ाम हो चुकी है एमपी टेट की। ठीक है, 2 एग्ज़ाम होती है, एक प्रीलिम होगी और एक सेकेंडरी मेन एग्ज़ाम होती है। और वर्ग 2 की बात करूँ तो वर्ग 2 की भी प्रीलिम एग्ज़ाम हो चुकी है और सेकेंडरी एग्ज़ाम अभी होनी बाकी है। ठीक है, तो सेकंड के लिए भी जो चाहे मैं साइंस की तैयारी करवा सकती हूँ। ठीक है, बाकी विषय का मैं इतना पक्का नहीं बोल सकती हूँ, बट साइंस स्टूडेंट मुझे कमेंट कर सकते हैं तो मैं वर्ग 2 की तैयारी इसी चैनल पे आप लोगों को करवा दूँगी। ठीक है, और वर्ग 1 में आप लोगों का सब्जेक्ट होता है, वर्ग 1 के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है बीएड तो भैया चाहिए ही। वर्ग 1 की अगर एग्ज़ाम दे रहे हो आपके पास पीजी होना चाहिए, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, वहीं वर्ग 2 की बात करूँ मैं तो वर्ग 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका सब्जेक्ट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, पीजी भी आपका हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है उसके हिसाब से आप उसके शिक्षक बन सकते हैं 11th-12th में। ठीक है, बिकॉज 11th-12th में हमारे सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपका पीजी होना उसमें आवश्यक है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें तो आप विशेष शिक्षक बन सकते हो। देखिए, विशेष शिक्षक तो कह सकते हैं कि मतलब आपको इसके लिए स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इसके लिए कोर्स होता है, RCI बोलते हैं उसको, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स ये लोग करवाते हैं कोर्स। एक्चुअली इसमें आप लोगों ने अभी 4th सेम में पढ़ा होगा ना स्पेशल एजुकेशन में मतलब कोई दृष्टिबाधित है, कोई गामक बाधित है या फिर कोई, तो आजकल जो इन शिक्षकों की आवश्यकता होती ही है स्कूलों में। ठीक है, क्योंकि समावेशी विद्यालय बना रहे हैं तो विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो आप उनके द्वारा प्राप्त कोई कोर्स कर सकते हो। ठीक है, और आप सीटेट कर सकते हो किसी स्पेशल कैटेगरी में। ओके, तो आप ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आप चाहें तो कर सकते हैं। आप ये इसलिए भी कर सकते हैं, एक बार उसको सर्च करके देख लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो, क्योंकि इसमें लोग कम आएंगे।
ठीक है, लोग कम आएंगे मतलब इसमें भीड़ कम रहेगी। तो एक बार आपको अगर इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो विशेष शिक्षक एक आपके लिए है। कॉलेज प्रोफेसर आप बन सकते हैं। देखिए इसमें देखिए बीएड है आपके पास, ठीक है, बीएड के बाद आपको करना पड़ेगा बेटा एमएड। ठीक है, और एमएड के आधार पर, बिकॉज कॉलेज प्रोफेसर जो होता है उसकी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं सेट और नेट की, वो कि पीजी लेवल पे होती है। तो अगर आप एमएड कर लेते हो तो आप पीजी लेवल पे हो जाओगे। ठीक है, और एमएड करने के बाद आप नेट की एग्ज़ाम दे सकते हो, सेट की एग्ज़ाम दे सकते हो, आप पीएचडी के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो बीएड के बाद एक ऑप्शन ये बचता है कि भैया एमएड कर लो। ठीक है, एमएड करने के बाद क्या हो जाएगा, है ना, एमएड के बाद क्या हो जाएगा, पहली चीज़ तो देखो मैं आपको बता दूँ, एमएड करने के बाद आप खुद बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते हो, जो बीएड कॉलेज में उसमें आप एमएड करने के बाद पढ़ा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये प्राइवेट कॉलेज की बता रही हूँ मैं। ठीक है, और अगर सरकारी कॉलेज की बात करूँ तो आप एमएड के साथ आपके पास नेट या सेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एमएड के बेस पे आप एमएड के मतलब मास्टर ऑफ एजुकेशन में या तो आप नेट सेट का फॉर्म भर लो, या फिर आपके पास कोई भी पीजी हो, आपका पीजी पॉलिटिकल साइंस में हो, ज्योग्राफी में हो, हिस्ट्री में हो, हिंदी में हो, जिसमें भी हो, उसकी भी आप नेट सेट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और नेट सेट की अगर हम बात करें तो नेट सेट में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, नेट और सेट में दोनों में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जेआरएफ का। ठीक है, जेआरएफ जो होता है भैया जी वो पीएचडी करवाता है। जेआरएफ जो होता है वो पीएचडी के लिए आपको एलिजिबल करता है, जबकि जो दूसरा पेपर है वो नेट या सेट की बात करें जो मेन सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट का होता है, मतलब उसके बाद ये क्लियर करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, एपी की एग्ज़ाम आप देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है सभी को कि ये जो है नेट वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है भैया जी, है ना। जैसे अपन एमपी टेट की बात करें, एमपी टेट ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद आपको सिलेक्शन की बात करनी होगी। एमपी सेट की बात करेंगे तो वो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाती है, चयन परीक्षा अलग होती है। तो आपको पहले एलिजिबिलिटी क्लियर करनी होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एमपी टेट में अगर बात करूँ मैं, अगर नेट सेट की बात करूँ तो ये भी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होती है एपी की, एपी दैट इज़ दी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसका आपकी एपी की एग्ज़ाम होती है, फिर आप कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो। इसके अलावा आप शिक्षा सलाहकार भी बन सकते हो। शिक्षा सलाहकार क्या करेगा भैया, नॉर्मली जो स्कूल या कॉलेज होती है ना वहाँ पे परामर्श देने का कार्य करता है। तो आपके पास बीएड तो है, एमएड कर लो या फिर कोई भी संबंधित विशेषज्ञता कर लो, जैसे एमएसडब्ल्यू हो गया। ठीक है, या फिर आप किसी काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सब जो होते कोर्स वगैरह होते हैं उसमें डिप्लोमा मिलते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा आप चाहे तो ओपन यूनिवर्सिटी भोज में सर्च कर लो, बहुत सारे डिप्लोमाज मिलते हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के लिए, शिक्षा सलाहकार के लिए, गाइडेंस के लिए जो होते हैं बहुत सारे रहते हैं। और वेतन तो देखो सबका दिख ही रहा होगा आपको, मैंने वेतन पे तो ज़्यादा गौर ही नहीं फरमाया भैया। 40 से 80 हज़ार तक होता है शिक्षा सलाहकार का भी। स्कूलों में कम रहेगा पर कॉलेजों में अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो आपके पास एमएड होना चाहिए इसके साथ साथ, और उसके बाद आपके पास कोई भी पीजी डिप्लोमा चाहिए, वो शैक्षिक योजना है उससे मैनेजमेंट से संबंधित हो सकता है। तो आप इन कोर्सेज़ को सर्च कर लीजिएगा एक बार, भोज यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी उसमें सर्च कर लीजिएगा। तो एजुकेशन में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। शिक्षा प्रशासनिक पद में आप जा सकते हो। कैसे जा सकते हो भैया जी, जब आपका मतलब है क्या बोल सकते हैं आप, पीएचडी भैया जी आपने कर ली है, ठीक है, बीएड वगैरह हो गया और आपको प्रशासनिक अनुभव है, जैसे आप किसी स्कूल में प्रधानाचार्य हैं, तो आपका जल्दी ही प्रमोशन हो सकता है शिक्षा के प्रशासनिक पद पे। ठीक है, तो इसका वेतन तो 50,000 से 1.5 लाख तक होता है। तो इसमें नॉर्मली आप लोगों के पास बीएड है तो बीएड के बेस पे तो आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो बीएड के साथ आपके पास एमएड होना चाहिए, और अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हो जल्दी तो आपको पीएचडी करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी रहती है पीएचडी। ठीक है, उसके अलावा आप चाहें तो यूपीएससी या स्टेट पीएससी भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, हालांकि उसमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो डायरेक्ट हम शिक्षा के प्रशासनिक पद पर जा सकते हैं। ठीक है, एमएड की ज़रूरत उसमें हमको पड़ती है अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं केवल।
ठीक है। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी जो है उस प्रकार के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं, ठीक है। और भैया जी कुछ नहीं है तो आप ट्यूटर या कोचिंग कर लो, जब आपको दूसरों के अंडर में काम नहीं करना है तो आप खुद के लिए काम करो, ठीक है। आप खुद के निजी ट्यूटरिंग या कोचिंग खोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको बीएड में या फिर विशेष विषय में दक्षता है तो इसका आप अपने हिसाब से जितना भी आप चाहो उतना कमा सकते हो, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन कुछ अलग से है ही नहीं कि आपको और क्या कुछ करना है, बस आपकी एक पकड़ होना चाहिए, कमांड होना चाहिए और आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप शैक्षिक सामग्री लेखन कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मली जैसे आपको नोट्स उपलब्ध करा रहे हो या आप किसी का भी करवा रहे हो तो आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप कोर्स क्या सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब तो आपका ऑनलाइन जो आप खुद पे करना चाहो वो कर सकते हो। फिर एक अपना आ जाएगा शोध अनुसंधान में आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रिसर्च वगैरह करना है तो आपको पीएचडी करना है, क्योंकि पीएचडी में हम यही चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एमएड और पीएचडी करना होगा, और जब आप पीएचडी कर लोगे तो आप शोध अनुसंधान क्षेत्र में चले आओगे शिक्षा के, उसकी वेतन भी आपकी 40,000 से 1 लाख तक होती है, ठीक है। आप काउंसलर बन सकते हो, वो जो मैं आपको विशेषज्ञ बताई थी वही काउंसलिंग में, कि आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड के साथ साथ कोई भी एक गाइडेंस या काउंसलिंग का कोर्स आप कर लो, 1 साल का ही होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑनलाइन एजुकेटर कर सकते हो, जो कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी ये बीएड और टेक्नोलॉजी दक्षता और डिजिटल मीडिया का ज्ञान होना ज़रूरी है। 30,000 से 1 लाख तक हो सकती है आपकी तनख्वाह, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल्स बहुत कमा रहे हैं इसके थ्रू। सो मे बी यही इसमें अभी अपना कदम रखा है, विल सी कहाँ तक आगे बढ़ती हूँ, लेकिन सिर्फ एक यही कदम नहीं है, मैं बाकी चीज़ों की भी तैयारियाँ कर रही हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद है नेक्स्ट शोध अनुसंधान हो गया, ऑनलाइन एजुकेटर, ओके। और ये तो मैंने ये सब लिखा था इसमें कि आप सीटेट एस्टेट में की तैयारी कैसे करोगे, एमएड में दाखिला लेने के लिए, ठीक है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो अगर आपको ये जो है इसका भी अगर आपको पढ़ना है तो मैंने अपने उस वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, तो आप उस पर एक बार जाके देख सकते हैं। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वेबसाइट को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मेरी वेबसाइट है e-पाठशाला.com, पाठशाला.com है, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो मैं वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, और इस प्रकार की और जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।